Hello students, I am Santosh Srivastav, your social science teacher from Evolution Career Institute, and I am going to teach you the chapter of economics, the story of village Palampur. Story of village Palampur. बेटा ये 9th क्लास इकोनॉमिक्स की क्लास हो रही है और इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है बेटा? द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो यू विल बी सरप्राइज दैट क्या हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं? क्या किसी गांव में दो लोगों के बीच की स्टोरी है या किसी एनिमल्स की स्टोरी है किसी विलेज में? नहीं बेटा, इन 9th क्लास यू आर नॉट गोइंग टू study a story. You are not here to listen a story like you were studied from your grandparents in very childhood. बेटा यहाँ पर हम एक गांव के माध्यम से, पालमपुर के माध्यम से देश के हर एक गांव को समझने की कोशिश करेंगे। राइट बेटा? ओके बेटा। अब यहाँ देखो कि पालमपुर, पालमपुर के नज़दीक में एक गांव है। देयर इज़ अ बिग विलेज नियर द पालमपुर एंड दैट इज रायगंज। रायगंज जो है बेटा एक नज़दीक का गांव है जो बड़ा गांव है। हो सकता है पालमपुर के लोगों का मार्केट से। तो मोस्ट ऑफ अस आर लिविंग इन अ विलेज। तो बेटा हर कोई किसी न किसी गांव से कांटेक्ट है। आप टाइम टू टाइम फेस्टिवल्स में अपने गांव जाते हो, मतलब मैक्सिमम ऑफ अस। अब बेटा अपने रिकॉल करो अपने गांव को, अपने गांव का नाम क्या है? और हर किसी के गांव के आसपास एक बड़ा सा गांव होगा, रूरल एरिया ही होगा, जहां पर मार्केट्स है आपके। ओके, गॉट इट? तो इसी तरीके से पालमपुर में रायगंज है जो नज़दीक का मार्केट है, और एक वहाँ का पालमपुर के आसपास जो शहर है वो शहर क्या है? शाहपुर। तो बेटा हर एक गांव से कनेक्टेड सिटी होती है। तो एवरी विलेज इज कनेक्टेड टू द सिटी। तो पालमपुर इज सेम एज अदर विलेज। टिपिकल विलेज जैसे होते हैं, पालमपुर भी उन्हीं में से एक है। राइट बेटा? अब देखोगे पालमपुर में इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल है। पालमपुर में पीएचसी है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स है। पालमपुर में निजी क्लिनिक है। इट मीन्स दैट प्राइवेट डॉक्टर्स प्रैक्टिस देयर। इन पालमपुर good roads connectivities are available. In Palampur there is a primary school, right? But senior study students have to go to the either Raiganj or Shahpur. बेटा हर गांव में आजकल प्राइमरी स्कूल्स लगभग है, और सेकेंडरी स्कूल 2-3 गांव बाद या कॉलेजेस के लिए लोगों को शहर जाना ही पड़ता है। हर गांव की कनेक्टिविटी हो गई है शहर से और आसपास के गांव से। नाउ द कनेक्टिविटी हैज़ बीन इम्प्रूव्ड ए लॉट विथ इन 20 to 30 ईयर्स। कनेक्टिविटी वगैरह सब बढ़ी है। पालमपुर में इलेक्ट्रिसिटी भी है, लगभग हर गांव में इलेक्ट्रिसिटी भी पहुंच गई। राइट बेटा? अब ये समझ गए कि पालमपुर जैसा डेवलप है, लगभग सभी गांव आज की डेट में पालमपुर जैसा डेवलप हो गया। राइट बेटा? अब यहाँ देखोगे 75% ऑफ पीपल, 75% पीपल depend upon agriculture। लगभग पालमपुर में 75% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। हमारे आपके गांव में लगभग भारत के 90% गांव की यही कंडीशन है कि मैक्सिमम लोग, कहीं पर 80% हो सकता है, कहीं 90% हो सकता है, कहीं 70% होगा, बट लगभग देश के अधिकांश गांव की यही कंडीशन है कि ज़्यादातर लोग किस पर डिपेंड है बेटा? एग्रीकल्चर पर, फार्मिंग पर। राइट? डिड यू गेट इट? ओके बच्चों, अब यहां देखते हैं फैक्टर्स ऑफ
प्रोडक्शन, फैक्टर्स और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो बेटा क्या क्या फैक्टर्स है? लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। One by one we have to discuss about it. Land. Just we know that land is very important. जमीन पर नहीं खेती करेंगे तो क्या हम स्पेस में खेती करेंगे? हवा में खेती करेंगे? नहीं। तो लैंड इज द वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स, राइट। स्पेस में भी खेती होनी शुरू हो गई, लेकिन वो स्पेस जो यात्री है उनके लिए ये अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हो सकता है फ्यूचर में हो, बट अभी तो लैंड इंपॉर्टेंट सोर्स है ना बेटा। नेक्स्ट इज लेबर। बेटा हमारे पास ज़मीन है, बट हमें धान रोपना है, धान की बुआई करनी है, गेहूं की बुआई करनी है, कटाई करनी है, तो लेबर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको कि बेटा मशीन का यूज होने लगा, नो डाउट मशीन्स आर बीइंग यूटिलाइज्ड, बट उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए भी हमें लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, वर्कर की ज़रूरत पड़ेगी। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। फिजिकल कैपिटल, कैपिटल मीन्स इन्वेस्टमेंट, मनी। और फिजिकल कैपिटल दो तरीके के होते हैं, एक होता है बेटा फिक्स्ड कैपिटल एंड दूसरा क्या है? वर्किंग कैपिटल। बेटा फिक्स्ड कैपिटल क्या है? वो कैपिटल जो हमने एक बार खरीदा और कई साल तक इस्तेमाल में लाया, विच वी परचेज वंस एंड यूज फॉर सेवरल ईयर्स, these are called fixed capital. yes, example required. okay बेटा, ट्रैक्टर्स, थ्रेसर्स। आज हमने ट्रैक्टर खरीदा तो कम से कम तो 10-20 साल के लिए निश्चिंत हो गए। थ्रेसर्स है लैंड इटसेल्फ, जमीन खुद भी बार बार एक बार खरीदा, लगातार खेती करते रहे, तो these are called fixed capitals. we have to purchase only once and we can get it in use for several years. working capital, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है? विच वी रिक्वायर अगेन एंड अगेन, हर बार उसे जरूरत पड़ेगी। एग्जाम्पल चाहिए बेटा? यस, सीड्स, फर्टिलाइजर्स। हमें हर साल बीज खरीदने हैं, खाद खरीदने हैं, और मनी इन हैंड। वाई इज मनी इन हैंड? मनी इन हैंड का क्या करेंगे? पैसे पास में क्यों चाहिए बेटा? वर्कर्स फ्री में तो काम करेंगे नहीं, लेबर्स को देने के लिए पैसे चाहिए। तो वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या हो गया? वो कैपिटल जिसे हमें बार बार ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे सीड्स, फर्टिलाइजर्स, रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड, जो वर्कर्स को देने के लिए पैसे चाहिए। और फिक्स्ड कैपिटल मीन्स वी परचेज वंस एंड कैन यूटिलाइज अगेन एंड अगेन। अंडरस्टैंड बेटा? ह्यूमन कैपिटल, विच आर कंसिडर्ड एज ह्यूमन कैपिटल, तो दोज पीपल हु आर स्किल्ड एंड हैविंग नॉलेज अबाउट द वर्क। अब खेती में बेटा ह्यूमन कैपिटल क्या होगा? खेती में तो जस्ट बेटा आपको पता है कि कुछ लोग एग्रीकल्चर की पढ़ाई करते हैं, एग्रीकल्चर इज बीइंग टॉट, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हैज बीन फॉर्म्ड एंड वेयर देयर सीड्स डेवलपमेंट, हाउ टू किल द जर्म्स ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। तो इन सब के बारे में पढ़ाए जाते हैं। तो जो स्किल्ड लोग होंगे, जो दूसरों को सलाह देंगे अच्छी खेती कैसे करें, ये कहलाएगा ह्यूमन रिसोर्सेज और ह्यूमन कैपिटल, राइट। तो व्हाट इज द रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल? अगर बेटा किसानों ने लाखों रुपए लगा दिए और फसल खराब हो रही है, खराब हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट बेकार चला जाएगा। बट कोई विशेषज्ञ है, स्पेशलिस्ट है, उन्होंने लोगों को सलाह दे दी कि आप ऐसा करो, ये कीटनाशक डालो तो ठीक हो जाएगा फसल। उनकी सलाह काम कर गई और 100-200 रुपए लगाया सबने, उनकी फसल फिर ठीक हो गई, तो कितना का फायदा हुआ। तो ह्यूमन कैपिटल इज वेरी इंपॉर्टेंट इवन इन एग्रीकल्चर। ओके बच्चों, अब देखते हैं बेटा प्रॉब्लम्स। लैंड, प्रॉब्लम लैंड के साथ सबसे बड़ी क्या है? लैंड इज फिक्स्ड। लैंड को हम बढ़ा नहीं सकते।
अपनी ज़मीन तो भले ही बढ़ा सकते हैं, जैसे गांव में कुछ लोग होते हैं कि दूसरे की मेड़ काट के और अपना ज़मीन बढ़ा लेते हैं, फिर दूसरे ने मेड़ बनाया थोड़ा अपने ही ज़मीन में, फिर उसको भी काट लिया, और ये लड़ाई झगड़े का गांव में सबसे बड़ा कारण है। बेटा अपनी ज़मीन तो बढ़ा सकते हैं, पूरे गांव की ज़मीन बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ाने के लिए फिर हमें दूसरे की गांव की ज़मीन पर कब्जा करना पड़ेगा। गांव की ज़मीन बढ़ा लो, डिस्ट्रिक्ट की ज़मीन नहीं बढ़ा सकते, फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट पर देखना होगा, फिर कंट्री, फिर दूसरे की ज़मीन पर कब्जा करना पड़ेगा। बट ओवरऑल जो अर्थ में जो लैंड है वो क्या है, फिक्स है। पालमपुर में भी लैंड क्या है, फिक्स है। गांव की ज़मीन तो नहीं बढ़ सकती, फिक्स है ना बेटा। ओके बेटा, तो लैंड फिक्स है और हमें लगता है खेती की ज़मीन धीरे धीरे कम होगी। कैसे कम होगी? अब बेटा आपके ग्रैंड पेरेंट्स, उनका एक अपना मकान था, अपने बच्चों को उन्होंने पाला, अगर उनके 4 बच्चे हुए, चारों का अलग अलग मकान हो गया, तो अलग अलग ज़मीन पर बना, फिर उन सबके 2-2 बच्चे हो गए, तो इट मीन्स दैट घर बनाने के लिए हमें मकान और चाहिए। परिवार टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, छोटा परिवार हो रहा है, सब चाह रहे हैं अपना अपना मकान बनाना, तो उनके लिए अलग मकान चाहिए। फैक्ट्री बनानी है, रोजगार देना है, रोड, ये पॉपुलेशन बढ़ रही है तो रोड भी हमें ज़्यादा चाहिए, चौड़ी सड़कें चाहिए, फिर जॉब के लिए इंडस्ट्री लगानी ज़रूरी है। तो लैंड क्या है, फिक्स तो है ही और कम हो रही है खेती के लिए। तो फिर क्या होगा बेटा, बढ़ती हुई पॉपुलेशन को खिलाना भी तो है, तो हाउ विल वी फीड देम, कैसे खिलाएंगे? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन, इज देयर एनी वे to grow more crops on same field? बेटा कोई ऐसा तरीका है कि सेम फील्ड पर हम ज्यादा क्रॉप ग्रो कर सके? यस, थिंक, ऑफ कोर्स देयर इज द वे। एंड व्हाट इज द वे, क्या तरीका है? तो जस्ट देखते हैं बेटा। अब बेटा इसके लिए आते हैं, पुराने समय में जाते हैं, आज़ादी से पहले 1943 में अकाल पड़ा था हमारे देश में, फैमाइन अकर्ड व्हेन 1943 वेयर इन बंगाल, इन विच 3 मिलियन पीपल वर किल्ड। क्या बात कर रहे हैं, 3 मिलियन पीपल? यस, 30 लाख लोगों की डेथ हुई स्टारवेशन से, भूख की वजह से। क्या बुरा वक्त था बेटा, भूख से लोग मर जाते थे, इतने सारे लोग, क्योंकि हमारे देश में फसल का उत्पादन कम था, प्रोडक्शन कम था। अच्छा बेटा, आज़ादी के बाद ऐसी कोई अकाल नहीं पड़ा। अकाल इसलिए नहीं पड़ा कि हमारे देश ने बाहर से फूड खरीदा। जब भी फूड की कमी होती थी तो बाहर से फूड खरीदते थे और लोगों को फ्री में या बहुत कम पैसे पर प्रोवाइड करते थे, ताकि अंग्रेज़ों के समय जो पोजीशन थी वो नहीं है। तो इस तरीके से इंडिया 40% पैसा फूड के खरीदने पर खर्च करता था। अब जो देश फूड के खरीदने पर ज़्यादातर पैसा खर्च करे, क्या वो देश प्रोग्रेस कर सकता है? जवाब होगा नहीं। हम अपनी बेसिक नीड को ही ज़्यादातर पैसे खर्च कर दे तो प्रोग्रेस कैसे करेंगे? अब बेटा इसके लिए 1960s to 1980s फूड प्रोडक्शन increased by more than 4 times. क्वेश्चन है वाई, ऐसा काया पलट कैसे हो गया, ये चेंज कैसे हो गया, वाई, कैसे, हाउ, कैसे हुआ ये? तो बेटा इसका कारण क्या है बेटा, इंडिया में एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज बनाए गए, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी मतलब जहां पर अलग अलग फसलों का रिसर्च होता था, कौन सा बीज ज़्यादा अच्छा है, उन्नत किस्म, जिसको बोलते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड, HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज लगाई गई, राइट बेटा। चीप लोन्स, फार्मर्स को सस्ते लोन उपलब्ध कराए गए। सब्सिडीज,
ऑन मशीन्स, सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स। हाँ बेटा, क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज मीन बाय सब्सिडी। सब्सिडीज क्या होती है? तो गवर्नमेंट लागत मूल्य से भी कम पैसे पर लोगों को चीजें उपलब्ध कराती है। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स द फार्मर्स सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीन्स ऑन द लेस देन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब जैसे ट्रैक्टर की कॉस्ट बनाने में प्रोडक्शन कॉस्ट है 10 लाख रुपए, तो फार्मर्स को 6 लाख में उपलब्ध कराए जाते हैं। फर्टिलाइजर है, यूरिया है, उसकी कीमत प्रोडक्शन कॉस्ट अगर 15 रुपये है, 10 रुपये में फार्मर्स को अवेलेबल कराया जाता है। दिस इज कॉल्ड सब्सिडीज। और इन सब की वजह से हमारा फूड प्रोडक्शन 4 गुना बढ़ गया, स्पेशली व्हीट प्रोडक्शन। गेहूं में ज़्यादा असर पड़ा, और इस सिचुएशन को बोलते हैं बेटा ग्रीन रिवॉल्यूशन। समझ गए बेटा ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या? व्हाट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन? तो बिटवीन 60s to 80s food production increased by 4 times, and because of the government efforts, these efforts and these were called green revolution। ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन एक तरीके की बेटा क्रांति हुई। पहले हम इंपोर्ट करते थे, अब क्या है बेटा, इंपोर्ट की जरूरत नहीं है, बल्कि एक्सपोर्ट भी करते हैं। अपने देश में तो लोगों को खिला ही देते हैं, 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये किलो चावल देकर कोई भी आदमी भूख से न मरे। इसके अलावा हम दूसरे देशों की भी भूखमरी दूर करने का सामर्थ्य रखते हैं, एंड इट वॉज पॉसिबल ड्यू टू ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये तो बेटा मैंने बताया आपको एडवांटेज, फायदा हुआ ना बेटा ग्रीन रिवॉल्यूशन का। क्या ग्रीन रिवॉल्यूशन का डिसएडवांटेज भी है, नुकसान भी है? ऑफ कोर्स नुकसान। ग्रीन रिवॉल्यूशन रिच पीपल को, रिच फार्मर्स को फायदा पहुंचाया। ग्रीन रिवॉल्यूशन में फसल उगाने के लिए हमें बीज जो खरीदने पड़ते हैं वो बीज महंगे होते, इरिगेशन फैसिलिटी देनी पड़ती है, और ग्रीन रिवॉल्यूशन में फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा यूज करना पड़ता है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या नुकसान क्या है बेटा? नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज लॉस्ट। सॉइल की जो नेचुरल फर्टिलिटी है वो खत्म हो जाती है। कैसे? अगर मान लेते हैं 10 साल हमने फर्टिलाइजर दिया, अनाज उगाया खूब ज़्यादा, 11वें साल फर्टिलाइजर मत नहीं दिया, अनाज का उत्पादन बहुत ही कम होगा, इतना कम होगा कि लागत भी निकलना मुश्किल हो जाएगा। राइट बेटा। दूसरा नुकसान है, इरिगेशन फैसिलिटी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो वाटर लेवल, जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो नीचे चला जा रहा है। ये भी पीने के पानी की भी प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में। तीसरा है, जो सॉइल है सैलिनिटी और एल्केनिटी बढ़ जाती है, मतलब सॉइल के इनफर्टाइल होने का डर रहता है। राइट बेटा, ये सारे उसके नुकसान हैं। और फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर इज हार्मफुल फॉर द ह्यूमन हेल्थ। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स। राइट बेटा। तो मैंने आपको बताया लैंड फिक्स है, लेकिन कम ज़मीन पर ही हम ज़्यादा खेती कैसे कर सकते हैं, तो जस्ट आई टोल्ड यू। तो लैंड के बारे में आप समझ गए। एक और टॉपिक है आपका लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इन पालमपुर। अब पालमपुर में बेटा लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, पालमपुर में टोटल 450 फैमिलीज कितनी है बेटा? लगभग 1/3 दलित से। क्या है? दलित समझते हो बेटा? यस, लो कास्ट पीपल मोस्टली। 1/3 कितना हो गया? 150। एंड दे आर लैंडलेस। क्या है बेटा? लैंडलेस है। लैंडलेस का मतलब क्या? इनके पास अपनी जमीन नहीं है। तो जब अपनी जमीन नहीं होगी तो क्या करेंगे? दे आर लेबर्स। ये लेबर्स है, ये दूसरों की ज़मीन पर खेती करते हैं। गांव में जिनकी अपनी ज़मीन नहीं होती वो दूसरों की ज़मीन पर खेती करते हैं। तो दीज आर लैंडलेस लेबर्स हु वर्क ऑन द अदर फील्ड्स। तो ये फार्मर्स भी कह सकते हो, फार्मिंग करते हैं, तो लैंडलेस फार्मर भी बोल सकते हो। राइट। ये तो लैंड है। बाकी बच गया आपको 1/3 और लगभग 60 to 80 फैमिलीज। क्या है बेटा? मीडियम और लार्ज फार्मर्स। अब बेटा 2 से 10 एकड़ जमीन होगी वो मीडियम कहलाएंगे, और 10 से ज़्यादा जमीन होगी एकड़, 10 एकड़ से ज़्यादा, वो क्या कहलाएंगे? लार्ज फार्मर्स। तो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स है। बाकी तो अब 150 और 80
230, बाकी 220 क्या है? तो 220 आर स्मॉल फार्मर्स। स्मॉल फार्मर्स किसको बोलते हैं बेटा? स्मॉल फार्मर्स किसको बोलते हैं? वो फार्मर्स जिनके पास 2 एकड़ या कम जमीन होती है, लेस देन 2 एकर्स, वो क्या कहलाए बेटा? स्मॉल फार्मर्स। ओके बेटा, तो लैंड आप समझ गए, जमीन कैसे डिस्ट्रीब्यूट है पालमपुर में। लगभग हर गांव में आप देखोगे तो ज़्यादातर जो लैंडलेस लोग हैं वो लो कास्ट पीपल है, जो दूसरों की ज़मीन पर खेती करते हैं। और अपर कास्ट पीपल क्या है? वो ज़्यादातर उनके पास, ज़्यादातर लोगों के पास ज़मीन होती है, ये मिडल और लार्ज फार्मर्स, राइट बेटा। स्मॉल फार्मर्स में ज़्यादातर लो कास्ट या ओबीसीज वाले ग्रुप में आते हैं। कोई बात नहीं बेटा, हम इसमें देखेंगे। अब है बेटा लेबर का, मैंने बता दिया, लैंड बता दिया, लेबर बता दिया। तीसरा है बेटा कैपिटल। अब लैंड मैंने बताया बेटा, अभी हम देखेंगे दूसरा लेबर। अब लेबर देखोगे, हु विल प्रोवाइड द लेबर? ओके बेटा, मैंने आपको बता दिया लेबर का काम कौन करेंगे। तो लैंडलेस, ऑलरेडी दीज पीपल डोंट हैव लैंड, तो ये दूसरों की ज़मीन पर खेती ही करते रहते हैं, तो ये दूसरों की ज़मीन पर खेती करेंगे। इसके अलावा स्मॉल फार्मर्स, उनके पास थोड़ी सी ज़मीन है, वो अपना खेती ख़त्म करके वो भी लेबर का काम कर सकते हैं, बट मोस्टली फुल टाइम लेबर तो यही है, लैंडलेस पीपल। अब यहाँ क्या हुआ, एक क्वेश्चन है, वाई द पीपल आर ready to work on less than minimum wages? लोग कम से कम पैसे में काम करने को क्यों तैयार हो जाते हैं? गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेस निकाला, कम से कम मजदूरी, लगभग अनस्किल्ड को 200 रुपये के आसपास। जिसको नॉलेज नहीं है, नॉलेज है उसका 300 रुपये के आसपास है, लेकिन लोग 200 रुपये से भी कम में काम करने को तैयार हो जाते हैं। क्यों तैयार हो जाते हैं? क्वेश्चन वाई, समझ गया बेटा? क्योंकि नंबर ऑफ वर्कर्स आर मोर देन रिक्वायर्ड, वर्कर्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और काम करवाने वालों की संख्या कम है। मच मोर एम्प्लॉयज आर अवेलेबल, मच मोर लेबर्स आर अवेलेबल दैट रिक्वायरमेंट। अब बेटा मान लेते हैं कि एक आदमी है जो 250 रुपये रोज़ पर काम कर रहा है और दूसरा आदमी बेरोजगार है, तो एक कहावत इंग्लिश में है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो वो मालिक से चुपचाप जाकर बोलेगा कि आप इसको कितना दे रहे हैं? 250। अगर मैं 150 रुपये में काम कर लूँ, मालिक क्या बोलेगा? किसी बहाने से उसको हटा देगा और 150 रुपये मालिक को रख लेगा। सो दैट इट इज़ लेबर, इसलिए कम तैयार हो जाते हैं कम पैसे में, राइट। अब कैपिटल, कैपिटल में देखते हैं बेटा, लैंडलेस लेबर्स या लैंडलेस फार्मर्स, ये तो दूसरों की ज़मीन पर खेती करते हैं, इन्हें कोई कैपिटल की ज़रूरत नहीं है। क्या ज़रूरत है? उनकी समस्या है, जो इनसे काम करवाते हैं वो इनको पैसे देंगे, इनको तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, इनको तो काम किया पैसा मिला, बस उससे मतलब है, लैंडलेस है। अब बेटा स्मॉल फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स कैपिटल की ज़रूरत को कैसे पूरा करते हैं? स्मॉल फार्मर्स ज़्यादातर इलिटरेट होते हैं, इनके पास कम ज़मीन होती है और इनको बैंक भी लोन नहीं देते हैं, ये बैंक के पास जाते भी नहीं है। ओके, नो वे, बैंक से लोन मिलने की कोई संभावना नहीं है, ये खुद भी नहीं जाते, इलिटरेट होते हैं, और बैंक वाले भी, इनको छोटे छोटे पैसे की ज़रूरत होती है, 10,000 20,000 रुपये की ज़रूरत होती है, तो इतना कम लोन बैंक भी नहीं देते। तो ये कहाँ जाते हैं बेटा? मनी लेंडर के पास। मनी लेंडर जानते हो बेटा? यस, साहूकार, जो इंटरेस्ट पर पैसा लगाते हैं और वो ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, 5 to 6% मंथली। महीने, साल का कितना हो गया? 50-60% हो गया, 50 to 60% इन ईयर, इवन मोर।
इतना तक चार्ज करते हैं। रिजल्ट क्या हुआ? अगर इन्होंने एक बार लोन ले लिया और कहा कि फसल उगने के साथ चुका देंगे, इनको उम्मीद होती है, अगर 10,000 लोन लिया, इनको उम्मीद है 50,000 का फसल होगा, इंटरेस्ट लेकर 15,000 होगा, फिर भी 30 से 35,000 फ़ायदा होगा। इन्होंने क्या किया? लोन लिया, और अगर फसल खराब हो गई तो कोई बात नहीं है, मनी लेंडर कहते हैं कि मैं तुम्हें दोबारा टाइम दे दूंगा, दोबारा लोन दूंगा। मनी लेंडर से उन्होंने दोबारा लोन लिया। अगर किस्मत इतनी खराब हो, दोबारा फसल खराब हो गई, व्हाट विल हैपन? द फार्मर्स विल हैव टू पे द लोन मोर। 40-50,000 का लोन हो जाएगा एंड पूंजी इनके पास जीरो है, क्योंकि फसल खराब हो गई है और 40-50,000 के लोन में। तो बेटा हमारे देश में इस लोन की वजह से हजारों फार्मर्स सुसाइड करते हैं। दे आर कमिटिंग सुसाइड ऑन हु? स्मॉल फार्मर्स, बिकॉज दे डोंट गो टू द बैंक। अब बेटा लार्ज फार्मर्स एंड मिडिल फार्मर्स, हाउ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स गेट द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स कहाँ से पैसे लाते हैं? ये कहाँ से लाएंगे? तो दे गेट लोन, दे गेट बैंक लोन। दिस इज चीपर, 10 से 12% पर एनम। यहाँ था 50-60%, यहाँ है 10 से 12%। फार्मर्स के लिए और भी कम इंटरेस्ट पर लोन है। गवर्नमेंट का ऑफर है केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड, उस पर फार्मर्स को गवर्नमेंट 4% पर एनम पर लोन देती है। इतना सारा फ़ायदा है। और बेटा हर साल आप जानते होंगे गवर्नमेंट लोन भी माफ़ कर देती है। तो लोन माफ़ी से फ़ायदा किसका होता है? ऑफ कोर्स मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स का। छोटे किसानों का कोई भला नहीं होता उससे, क्योंकि वो तो लोन लेते ही नहीं है बैंक से। लोन माफ़ी से उनको क्या होगा? तो आप समझ गए कैपिटल्स के बारे में। अब है पैसे का करते क्या है? एक्स्ट्रा, सरप्लस, सरप्लस ग्रेन्स। तो बेटा स्मॉल फार्मर्स, लैंडलेस फार्मर्स, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उनके पास अनाज है ही नहीं, वो तो खरीद कर खाते हैं अनाज या मजदूरी में जो मिलता है। स्मॉल फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स का गोल क्या होता है? टू फीड देयर फैमिली। ये इतना अनाज उगा लेते हैं कि वो फैमिली को आराम से खाना खिला सके, उनको खरीदना नहीं पड़े। तो इनके पास बहुत ज़्यादा सरप्लस नहीं होता है, और जो होता भी है वो लोन चुकाने में चला जाता है। अब बेटा किसके पास होता है? मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स के पास सरप्लस ग्रेन्स होता है, उसको सेल करते हैं इन द मार्केट। पैसे का क्या करते हैं? अब उनकी मर्जी जो करे, बट क्या कर सकते हैं बेटा? पैसा का बैंक में डाल सकते हैं, डिपॉजिट विथ बैंक। कैन स्टार्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। लाइक राइस मिल, फ्लोर मिल, आटा चक्की, ओके, चावल का मिल, ये सब लगा सकते हैं। स्मॉल गाड़ी खरीद सकते हैं, वो चला सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज करवा सकते हैं। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स, दे डू द इन्वेस्टमेंट, पैसा खर्च करते हैं। अब बेटा फार्मर्स की प्रॉब्लम समझ के, अब अगला टॉपिक है नॉन फार्म एक्टिविटीज। इन पालमपुर नॉन फार्म एक्टिविटीज क्या है बेटा? पालमपुर में डेयरी, डेयरी समझते हो बेटा? दूध, मिल्क एंड मिल्क प्रोसेसिंग। कई लोगों ने क्या करते हैं, कई लोग गाय मवेशी ये सब पालते हैं, गाय भैंस को, और मिल्क और घी, बटर, इन सब का बिजनेस करते हैं। इसको बोलते हैं बेटा डेयरी एक्टिविटीज। दूसरा क्या बेटा? ट्रांसपोर्टेशन। आपने देखा होगा बेटा ऑटो रिक्शा आपके इर्द गिर्द चलता है आसपास। गांव में लोगों ने ऑटो रिक्शा खरीद लिया और वो शहर जा रहे हैं, एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स हो गया। ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज़, राइट।
बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। थर्ड इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। बेटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, जैसे मैंने अब आपका राइस मिल, फ्लोर मिल, जैगरी आपके बुक में दिया है, जैगरी मतलब गुड़ वगैरह बनाते हैं लोग शुगर केन से, तो दीज आर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। जैगरी मेकिंग, कहीं पे गन्ना का रस निकाल रहे हैं, ये सारा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज गांव में, जो छोटे लेवल पर ही लोग कर लेते हैं। राइट बेटा। शॉप कीपिंग, हर किसी को गांव में ज़रूरत होती है सामान की, किराना आइटम हो गया, ग्रॉसरीज हो गए, ग्रॉसरीज के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। राइट बेटा। अब जैसे स्टेशनरीज़ की चीज़ें चाहिए, पढ़ाई लिखाई लोग करने लगे, ये सारी चीज़ें चाहिए। इसके अलावा बेटा क्लिनिक्स, किसी ने डिप्लोमा या डिग्री हासिल कर ली और वो क्लिनिक्स स्टार्ट किया, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, ये सारे डॉक्टर्स सब गांव में भी जाने लगे। राइट बेटा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, बेटा लोगों ने पैसा है, पढ़े लिखे हैं, गांव के लोग शहर में आ रहे हैं पढ़ने के लिए, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के लिए, कंप्यूटर सीखने के लिए। गांव में ही पढ़े लिखे लोगों ने इंस्टीट्यूट से स्थापित कर दिया और वहाँ पे उनकी कमाई होने लगी। तो दीज आर नॉन फार्म एक्टिविटीज ऑफ पालनपुर। ओके बेटा, वी हैव स्टडीड अबाउट द village life, rural areas. Right now practice questions. Right, what are the factors of production? Explain. Differentiate between fixed and working capital. Third question, why are workers ready to work less than minimum wages? Okay beta. Fourth question, what are the problems with, what problems are faced by small farmers? Fifth, what are advantages and disadvantages of green revolution? And write about the non-farm activities of पालमपुर। ओके बच्चों, आपको मैंने आज ये चैप्टर कराया, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। आई थिंक यू अंडरस्टूड इट। एंड बेटा आप कितना समझे क्या नहीं समझे, आप ये एक्सरसाइज बनाएंगे, क्वेश्चन आंसर बनाएंगे, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्वेश्चन आंसर यू विल जस्ट एक्नॉलेज योर सेल्फ। आप अपने आप को जज कर पाएंगे कि हाउ मच यू अंडरस्टूड। राइट बेटा। ओके बच्चों, तो जस्ट अगली क्लास में हम फिर नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए बेटा गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, एंड I will solve your doubt if you have in live class.
whenever you need. Okay beta, so thank you very much. Goodbye to all of you.